हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके लिए क्वेश्चंस हैं वो लेकर आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। देखिए, आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप अगर इन मेनली क्वेश्चंस पर अगर फोकस करेंगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएंगे। तो देखिए, आप हमारी जो वीडियो है इसे लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे आगे, है ना। तो आपका जो सपोर्ट होता है ना, वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलना, ठीक है। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हम जैसे ही कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर बिल्कुल मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी हिस्ट्री है ना, ये 1200 से 1700 ईस्वी का जो है ये एक क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको मैं ये क्वेश्चंस दिखाना चाहती थी, ताकि आप इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस आप कर सकें और आपको अच्छे मार्क्स बिल्कुल कम टाइम में मिल जाए। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है, बलबन ने दिल्ली, ये रहा देखिए, बलबन ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए। देखिए, जो बलबन था शासक, उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। इन कदमों का उनके राजस्व के सिद्धांतों के विशेष संदर्भ में वर्णन करना है। यानी कि जो उसने ये कदम उठाए थे, तो उससे उनका जो राजत्व यानी कि जो उसका शासन था, उसमें उसके क्या मतलब प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, क्या क्या उन्होंने प्रक्रियाएं अपनाई थी, क्या क्या नियम बनाए थे, इसको आपको लिखना है। तो बलबन जो होता है ना, बलबन शासक का जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादातर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप बलबन का ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली के क्रमिक विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इक्ता प्रणाली, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो इक्ता प्रणाली टॉपिक होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये आपको मैं बता दे रही हूँ, आप इसको कम से कम एक बार रीडिंग ज़रूर कीजिएगा इक्ता प्रणाली वाले टॉपिक को। और आगे मैं आपको बताऊँगी भी कि कैसे आपको इक्ता प्रणाली में क्या क्या पढ़ना है। जो इक्ता प्रणाली है ना, वो एक तरीके से राजस्व यानी कि भूमि के ऊपर एक तरीके की प्रणाली है। तो ये आप ज़रूर पढ़ना। दिल्ली सल्तनत में यही इक्ता प्रणाली को अपनाया गया था, इसका हमें आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार अधिनियम यानी कि विनियमन के उद्देश्य, विस्तार और प्रभार का वर्णन कीजिए। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है और बलबन, इन दोनों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, और एक इल्तुतमिश के जो एकता प्रणाली है उसके बारे में, इन तीनों के बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन जो खिलजी है, उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बाजार अधिनियम को अपनाया था। तो इसी उसके आर्थिक विकास को पूछा जा सकता है, या फिर बाजार अधिनियम को पूछा जा सकता है। यानी कि आपको एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, तो वहाँ पे आपको उसकी आर्थिक व्यवस्था ही पूछी जाएगी, बाजार ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के उद्भव का संक्षिप्त वर्णन करना है। जो मध्यकाल है उसमें भक्ति आंदोलन का जो उद्भव हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। स्थानीय धार्मिक सामाजिक रीतियों को इसने कैसे प्रभावित किया था। तो जो भक्ति आंदोलन फैला, तब उसने वहाँ के जो लोकल जो धार्मिक था, लोगों के जो धार्मिक रीति रिवाज थी, सामाजिक रीतियाँ थी, उसको कैसे इसने प्रभावित किया, इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है मिडिल हिस्ट्री के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नायकों के विशेष संदर्भ में विजयनगर राज्य के स्वरूप का वर्णन कीजिए। देखिए, जो नायक होता है ना, उसको विजयनगर साम्राज्य में जो नायक था उसे शासक को नायक बोलते हैं, राय भी बोलते हैं। तो जो नायक है उनके संदर्भ में विजयनगर राज्य के स्वरूप का वर्णन करना, यानी कि विजयनगर के राज्य के बारे में हमें राज्य का स्वरूप बताना है, चाहे वह कोई भी शासक हो, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें विजयनगर राज्य के स्वरूप के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए जो 5th है उसमें कृष्णदेव राय भी आएगा,
और ऐसे कई सारे शासक आएंगे, सुलभ वंश के, तुलुव वंश के, तो ऐसे कई सारे आएंगे। तो आपको विजयनगर राज्य के बारे में बताना है कि कैसा राज्य था, कहाँ तक फैला हुआ था, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, किन शासकों ने क्या योगदान दिया। तो इस तरीके से आप 5th क्वेश्चन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल शासकों द्वारा सशक्त गठबंधनों का निर्माण उनकी सफलता के लिए उत्तरदायी था। इसका अकबर और मुगल साम्राज्य की स्थापना अथवा औरंगजेब का उत्तराधिकार के संघर्ष के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो देखिए, जो मुगल शासक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो बाबर हो, इनके द्वारा क्या करे जा रहे थे, साम्राज्य को, अपने जो मुगल साम्राज्य है, मुगल एम्पायर जो है, उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे थे, गठबंधन बना रहे थे, सशक्त गठबंधनों का निर्माण कर रहे थे। इसका अकबर और मुगल साम्राज्य की स्थापना अथवा औरंगजेब के उत्तराधिकार के संघर्ष के संदर्भ में विवेचन कीजिए। यानी कि जो उनकी जो गठबंधन निर्माण की प्रक्रिया थी, इसका अकबर के और औरंगजेब के शासनकाल में क्या प्रभाव पड़ा था, ये बताना है इस क्वेश्चन में। जो 7th क्वेश्चन है वो है, जागीरदारी व्यवस्था ने किस प्रकार, देखिए ये रहा आपका 7th क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, जागीरदारी व्यवस्था ने किस प्रकार मुगल साम्राज्य में राजस्व उगाही को व्यवस्थित किया। तो देखिए, जो जागीरदारी व्यवस्था जो अपनाई गई थी मुगल साम्राज्य में, तो उसने कैसे राजस्व की उगाही को व्यवस्थित किया, यानी कि राजस्व को, यानी टैक्स कलेक्शन में उसने कैसे मदद किया, जागीरदारी व्यवस्था। तो ये एक तरीके की व्यवस्था है जागीरदारी की ना। जो राजा हुआ करता था, जो शासक हुआ करता था मुगल साम्राज्य में, वो क्या करता था, संपत्ति यानी कि जागीर दिया करता था, जमीन दिया करता था अपने अधिकारियों को, और उनसे कहता था कि राजस्व वसूलिए, यानी कि यहाँ पे टैक्स वसूलिए। तो इस तरीके से राजस्व की उगाही, यानी कि जो इनकम टैक्स है उसकी कलेक्शन में इसने मदद किस प्रकार की थी, वो आपको बताना है। 8th क्वेश्चन है आपका कि अकबर ने शाहजहां, ये रहा आपका 8th क्वेश्चन, अकबर से शाहजहां के काल में मुगल स्थापत्य के क्रमिक विकास का वर्णन करना है। देखिए, जो अकबर है उसके शासनकाल से लेकर आपको शाहजहां के शासनकाल तक मुगल साम्राज्य है उसकी जो स्थापत्य कला हो गई, यानी कि भवन निर्माण की जो टेक्निक्स हो गई है, उन सब की आपको उस क्रमिक विकास, यानी कि आपको क्रम वाइज आपको बताना है कि कैसे अकबर था, तो उसने कैसे कैसे मुगल स्थापत्य की कला को अपनाई थी, उसने कैसे घरों का निर्माण करवाया था, मंदिरों का निर्माण कराया था, और फिर शाहजहां के टाइम पीरियड तक कैसे कैसे उसमें बदलाव आया। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। आपका 9th क्वेश्चन है, शिवाजी के अधीन मराठा राज्य के उदय और संगठन का रेखांकन कीजिए। तो जो शिवाजी महाराज हैं, जो शासक हैं, इनके अधीन, यानी कि जब इनका शासनकाल था तो मराठा राज्य का उदय किस प्रकार हुआ था, इसका आपको वर्णन करना है। आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है, किसी 2 पर आपको लिखना है। तो सबसे पहला है जियाउद्दीन बरनी, और दूसरा है आईने अकबरी, तीसरा है मुगल साम्राज्य में जमींदार, 4th है शिवाजी। तो देखिए, आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। आईने अकबरी जो है वो अकबर के शासनकाल में लिखा गया था, आईने अकबरी, और मुगल साम्राज्य में आपको जमींदार व्यवस्था का बताना है, और शिवाजी महाराज के बारे में, यानी कि शिवाजी शासक के बारे में भी आपको बताना है। तो आपके लिए ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है कि जो पिछले क्वेश्चन पेपर है उनमें से क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं। तो इन क्वेश्चन पर आप, यानी कि क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, लेकिन कुछ घुमा फिरा के आपको दिया जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री होता है ना, इसलिए जो भी आपका जो थियोरिकल बेस्ड पेपर होता है, जैसे कि हिस्ट्री है, इसमें आपको जो आंसर राइटिंग है, इसके लिए आपको एक फॉर्मेट में आंसर लिखना होता है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि आपको आंसर फॉर्मेट कैसे लिखना है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आपको अपने आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहला तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन। दूसरा आपको मेन बॉडी, यानी कि मुख्य बिंदु लिखना है, मेन बॉडी। और तीसरा आपको कंक्लूजन लिखना है, यानी कि निष्कर्ष, यानी कि आपको सारा आंसर लिखने के बाद आपको क्या लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने जो आंसर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना, इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा अट्रैक्ट पड़ेगा। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए क्वेश्चन पेपर मुझे मिला था, तो मैंने सोचा आपको बताया जाए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आ सकता है, उस पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं,
तो आपको उससे कुछ हेल्प मिल सके। क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रश्न नंबर 7, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है कि एकता प्रणाली के क्रमिक विकास का आलोचनात्मक टिप्पणी करना है या आलोचनात्मक वर्णन करना है। तो आपको एकता प्रणाली के रिगार्ड क्वेश्चन ज़रूर आता है, और एकता प्रणाली पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आप वहाँ से आराम से समझ सकते हैं एकता प्रणाली क्या होती है। तो जो एकता प्रणाली होती है ना, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। एकता का मतलब भूमि होती है। तो जो एकता प्रणाली होती है ना, उसमें भूमि को दिया जाता है। देखिए, ये जो भूमि है उसको दान किया जाता है। एकता प्रणाली जो है वो 1210 में किसने इसको, इल्तुतमिश ने इसका आरंभ किया था। ठीक है, तो ये एकता का मतलब ज़मीन होती है। और इक्तादार जो है, यानी कि जिसको भूमि दी जाती है, उसको इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार के कई सारे कार्य यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जैसे कि सेना को हथियार से लैस रखना, हिंदू सामंतों व विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध करना, दीवाने बाजारे के आस आए गए लेखा जोखा रखना, और विद्वानों, कलाकारों और प्रिय लोगों को भूमि अनुदान देना, बड़े बड़े शहरों और चौकियों में सैनिकों को नियुक्त करना। ठीक है, यानी कि हर तरीके से जो राजा है जिसने उसे एकता दी है उसका वफादार बने रहना, उसकी हर तरीके से सैन्य मदद करना, ये उनका काम हुआ करता था इक्तादारों का। तो एकता प्रणाली पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो सेकंड क्वेश्चन में से है। सेकंड जो आपका चैप्टर है वहाँ से आता है अलाउद्दीन खिलजी। इसका यही अलाउद्दीन खिलजी के नाम का आता है। तो वहाँ पे 3 तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, एक तो प्रशासनिक, एक सैनिक और एक आर्थिक। यही तीनों आपको कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि प्रशासनिक सुधार बताइए, सैनिक सुधार बताइए और आर्थिक सुधार बताइए। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके कुछ प्रशासनिक जो सुधार है उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने केंद्रीय शासन प्रबंध को अपना रखा था, यानी कि जो एक तरीके के जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है, यानी कि शक्तियां पूरी जो है शासन व्यवस्था की वो केवल और केवल राजा के पास है, केंद्र के पास है। ठीक है, उसका केंद्रीकरण हो रखा है, यानी कि वो जो शक्तियां हैं वो कहीं किसी और को नहीं मिली हुई है। जो काम करेगा, जो फैसले लेगा शासन व्यवस्था से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, वो अलाउद्दीन खिलजी ही ले सकेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं मंत्रीगढ़। देखिए दूसरा पॉइंट ये रहा मंत्रीगढ़, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने एक मंत्रीगढ़ का निर्माण कर रखा था, यानी कि जिसकी सहायता से सलाह लेकर वो सारे फैसले लेता था। और 4 महत्वपूर्ण मंत्री थे जिन्हें 4 खंभों के रूप में भी जानते हैं। जैसे कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, तो इसमें जो स्तंभ है, 4 स्तंभ है, ऐसे इस तरीके से उस समय पे 4 मंत्रियाँ ये रखते थे। मंत्रीगण का निर्माण इन्होंने कर रखा था। और फिर आप एक पॉइंट देख रहे हैं दीवाने वजारत, यानी कि इन्हीं जो चारों सेना है इनको ही बोलते थे दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंशा और दीवान ए रसालत। तो ये कहा जाता था, इनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और उन्होंने तीसरा पॉइंट है शाही गृहस्थी के अधिकारीगण, यानी कि उन्होंने शाही गृहस्थी के अधिकारीगण में आप लिखेंगे कि जो मंत्री थे उनके अतिरिक्त भी कई सारे अधिकारी थे जो राजा का कार्यभार संभालते थे। ठीक है, चौथा पॉइंट है न्याय प्रशासन, यानी कि अलाउद्दीन ने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए न्याय व्यवस्था का प्रबंध कर रखा था। कि देखिए जो भी प्रशासन होता है ना उसको एकदम सुदृढ़ करने के लिए कई सारी चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें एक होता है न्याय प्रशासन भी, यानी कि न्याय व्यवस्था भी। न्याय व्यवस्था जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना ही प्रशासन मजबूत होगा। जैसे कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे भारत देश में क्या है कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। न्यायिक व्यवस्था यहाँ की बहुत ज़्यादा सशक्त है, तो इससे हमें हमारे देश को मजबूती मिलती है। यहाँ पर हमारे देश को मजबूती मिलती है इससे। इसी तरीके से उन्होंने, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने प्रशासन को मजबूत करने के लिए न्याय व्यवस्था को बना रखा था। 5th पॉइंट है पुलिस और गुप्तचर। अलाउद्दीन ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस का और गुप्तचर का प्रभावशाली उन्होंने बना रखा था। पुलिस का इंतज़ाम उन्होंने कर रखा था जो जनता की हेल्प करती थी, और जो गुप्तचर होते थे वो जो भी षड्यंत्र उनके राजा के खिलाफ जो रचे जाते थे उन्हें वो नाकाम कर देते थे।
और 6 पॉइंट है डाक पद्धति। डाक पद्धति यानी कि वहाँ पर कम्युनिकेशन का ज़रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था और डाक पद्धति वहाँ पे बहुत सुचारू रूप से काम करती थी। 7 पॉइंट है सैनिक प्रबंधन। तो जो सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है ना, वो सैनिक प्रबंधन यानी कि सैन्य शक्ति ही होती है, कि हमारे देश की जो सुरक्षा है वो कितनी मजबूत है, ये हमारे सैन्य प्रबंध से ही पता चलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी उसने साम्राज्य के विस्तार के लिए और आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए, बाहरी आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए विशाल, स्थायी और मजबूत सेना का निर्माण कर रखा था। तो जैसे मजबूत सेना होगी, साम्राज्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। 8 पॉइंट है वित्तीय और राजस्व व्यवस्था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने वित्तीय और राजस्व व्यवस्था को सुधारने में गहरी रुचि ली थी। उसने सारे भूमि अनुदानों को वापस ले लिया था, यानी कि जो उनसे पहले के जो शासक थे, उन्होंने जो भी भूमि अनुदान दिए थे उन्होंने पूरा वापस ले लिया। ठीक है। और एक आदेश पारित किया कि जो भी वो भूमि देंगे उस पर जो उपज का 50% है वो राजा को देना होगा। भूमि कर यानी कि उनको राजस्व के रूप में शासक को देना पड़ेगा। इससे जो शासक का राजकोष है वो भरा रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से पैसा भी है, सैनिक भी है, टैक्स भी आ रहा है उनके पास और न्याय व्यवस्था भी मजबूत है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर शासन चलता था। मजबूत तो होगा ही फिर शासन। ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे। आर्थिक सुधार। अब आर्थिक सुधार के बारे में हम जानते हैं कि आर्थिक सुधार उन्होंने किस तरीके के कर रखे थे। तो भूमि अनुदान समाप्त, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत जो भूमि अनुदान है उनको ख़त्म कर दिया था। यानी कि भूमि की जो देने की प्रथा थी, दान करने की प्रथा थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और सारे जो अधिकारियों के पास जो भूमि थी जो पहले शासकों ने दी होगी उसे वापस ले लिया। और अब वो भूमि नहीं देते थे बल्कि अब वो नगद वेतन देते थे। पहले के शासक क्या करते थे कि जो अधिकारी वहाँ पे काम करते थे उन्हें वो पैसे नहीं देते थे, नगद पैसे नहीं देते थे, उन्हें भूमि दे दिया करते थे अनुदान में। तो ये उन्होंने ख़त्म कर दिया। भू कर में वृद्धि, यानी कि जो भू कर था यानी कि जो भूमि का टैक्स था उसमें उन्होंने 50% उसे कर दिया। भूमि मापन। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक माप पर राजस्व निश्चित कर दिया। ठीक है। 4th पॉइंट है अन्य कर, यानी कि जो अन्य टैक्स हो गए जैसे कि आवास कर, चराई कर, जजिया कर, जकात कर और खम्स कर यानी कि युद्ध की लूट, इन सब में उन्होंने महत्वपूर्ण इस पर नियम कानून बनाए और इसको जो है बढ़ाकर 1/5 से बढ़ाकर 4/5 कर दिया। ठीक है। 5वां पॉइंट है राजस्व विभाग में परिवर्तन कर दिया उन्होंने। अनाज का बाजार और मूल्य तथा तोल नियंत्रण का उद्भव कर दिया, यानी कि माप तोल की प्रक्रिया को सही किया। ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं।